हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत है आज के छत्तीसगढ़ विशेषांक में। आज है 18 जुलाई और मैं लेकर के हाजिर हूं छत्तीसगढ़ विशेषांक। आज की घटना कुछ खास ही है। घटना क्या है? छत्तीसगढ़ ने एज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून को क्या किया है? एक्ट को लागू किया है, कानून को लागू किया है और देश भर में पहला राज्य बन गया है। इसी बात को लेकर के आज की ये परिचर्चा है। तो करते हैं चर्चा को स्टार्ट, बने रहिए वीडियो में। उस चर्चा की हम बातें करेंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। अनिमेष कुंजूर की ऐतिहासिक दौड़, भारतीय एथलेटिक्स में छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम उभार देखने को मिला है। खिलाड़ी अनिमेष कुंजूर जो कि बस्तर के अंचल में पैदा हुए, छत्तीसगढ़ बस्तर के अंचल में पैदा हुए और वर्तमान में ओडिशा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एथलीट में। इन्होंने क्या किया है? प्रतियोगिता वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर स्तर की पूमा फर्स्ट आर्म्स फर्स्ट लैक्स 2026 की प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का नाम है, ठीक है। आयोजक स्थल है वेडजेलॉर, जर्मनी। उपलब्धि पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, सिल्वर मेडल लाया है और इसका समय का रिकॉर्ड है 10.14 सेकेंड। 100 मीटर का यह दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और पहले रिकॉर्ड की हम बातें करें तो भारतीय इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा तेज 100 मीटर का समय और इसका रिकॉर्ड है गुरिंदर वीर सिंह के पास में। ये इसका फर्स्ट रिकॉर्ड है और इनका हो गया अपना सेकंड वाला रिकॉर्ड, ठीक है। किसी भी भारतीय द्वारा विदेशी धरती पर 100 मीटर का सबसे तेज समय इन्होंने दिया है। ये आप देख सकते हैं, अनिमेष कुंजूर को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही है, बस फैक्ट है, इसको याद आपको रख लेना है। साथ ही साथ अब बातें करते हैं छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि EODB कानून एक्ट 2026 की। और देश का पहला राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़। इसकी आने की संभावनाएं थोड़ी मेंस में है, इसलिए थोड़ा सा ही मैं बात करूंगा क्योंकि थोड़ा सा आने की संभावना है, ठीक है। बातें करते हैं ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को पारित किया है और देश का प्रथम राज्य बन गया है। इस प्रकार का रिस्क बेस्ड एवं ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस परमिशन सिस्टम को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन चुका है। ये क्या क्या है मैं इसके बारे में बात करूंगा। मुख्य उद्देश्य उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और कम अनुपालन वाली अनुमति प्रणाली उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ ये जो नई व्यवस्था है, व्यापारिक स्वीकृतियां अब रिस्क बेस्ड यानी जोखिम आधारित तथा ट्रस्ट बेस्ड विश्वास आधारित मॉडल पर दी जाएंगी। ये क्या है? जोखिम आधारित क्या है, विश्वास आधारित क्या है, रिस्क बेस्ड क्या है, ट्रस्ट बेस्ड क्या है, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। प्रथम चरण, ये 8 प्रमुख विभागों की 43 सेवाओं का क्या किया गया है? नई प्रणाली में इनको शामिल किया गया है। 8 विभाग के 43 सेवाओं को, उन 43 सेवाओं के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लिस्ट लंबा हो जाएगा, हालांकि मैंने बनाया है, पर आप लोग इतना याद रखिए। लाभ क्या होगा इससे? निवेश आकर्षित होगा छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ उद्योग स्थापना में तेजी आएगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे तथा कारोबार करना अधिक आसान हो पाएगा। रिस्क बेस्ड एवं ट्रस्ट बेस्ड मॉडल क्या है? ये सबसे पहले क्वेश्चन होता है। तो रिस्क बेस्ड यानी कि विश्वास आधारित मॉडल क्या होता है? इस मॉडल में सरकार उद्यमी की स्व घोषणा पर क्या करती है? विश्वास करती है कि उसने घोषणा कर दिया कि मुझे बिजनेस करना है तो उसमें विश्वास कर लेती है, बाद में जांच पड़ताल होती है। कम जोखिम वाले उद्योगों को शुरुआत में लंबी जांच या निरीक्षण का इंतजार नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ पहले अनुमति दी जाती है, बाद में क्या किया जाता है? आवश्यकता होने पर सत्यापन या निरीक्षण किया जाता है। इससे उद्योग जल्दी शुरू होते हैं और समय व लागत दोनों में क्या आती है? बचत होती है, दोनों में कमी आती है। उदाहरण के लिए इसमें बात करें, यदि कोई व्यक्ति कम जोखिम वाला खाद्य प्रसंस्करण या पैकेजिंग उद्योग शुरू करना चाहता है तो वह स्व घोषणा देकर के तुरंत अनुमति क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है।
साथ ही साथ रिस्क बेस्ड यानी जोखिम आधारित बिजनेस कौन कौन से हैं, तो इस मॉडल में उद्योगों की जोखिम रिस्क के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। और सामान्यतः उद्योगों को लाल, नारंगी और ग्रीन यानी हरा जैसे श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कम जोखिम वाले को ग्रीन में रखा गया है और अधिक जोखिम वाले को लाल रंग में रखा गया है। और ऐसे चीजों की क्या होते हैं, उद्योगों की विस्तृत जांच, निरीक्षण और पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक होती है, जो रेड कलर में है, लाल कलर में है। उदाहरण के लिए बात करें तो ग्रीन की बातें कर देते हैं तो स्टेशनरी निर्माण हो गया, सिलाई इकाई और पैकेजिंग इकाई। साथ ही साथ ऑरेंज की बात करें, नारंगी की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक उत्पादन का निर्माण हुआ, तो ऐसी चीजें आती है जोखिम आधारित बिजनेस में। और रेड की बात करें, लाल की बात करें तो सीमेंट यंत्र है, रासायनिक उद्योग है और ताप विद्युत संयंत्र है, जिससे पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको देख ताक के क्या किया जाता है, काम किया जाता है इसमें। ऐतिहासिक कानून के बहुआयामी लाभ क्या है, इस कानून के बहुआयामी लाभ क्या हो सकते हैं, इनको देखते हैं। और ये कानून लागू हो चुका है। इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा और पारदर्शी शासन का आरंभ होगा। सरकारी विभागों में लाल फीताशाही और अनावश्यक अमानवीय हस्तक्षेप में क्या होगी, कमी आएगी। बिचौलियापन नहीं आएगा, बीच में काम करने वाले लुटेरों का बोझ कम हो जाएगा। साथ ही साथ अधिकांश अनुमतियां ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जारी होंगी, जिससे स्वप्रमाणन एवं जोखिम आधारित प्रणाली से भ्रष्टाचार और अनावश्यक निरीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। सीधा सीधा है, सीधा सीधा पढ़ रहा हूं, ठीक है। हर दिन का सीधा सीधा है, सीधा सीधा बोल देते हैं सर, ऐसा नहीं समझना है, हर दिन का सीधा सीधा नहीं होता, ठीक। घरेलू एवं व्यावसायिक निवेश में वृद्धि होगी। ऐसी जब आप फैकल्टी दे रहे हैं, ऐसी जब आप सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग का ज्यादा से ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। निवेशकों को सरल, तेज और भरोसेमंद प्रक्रिया मिलने से छत्तीसगढ़ की पहचान क्या होगी, मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में ही लोग आना चाहेंगे, चाहे वो अन्य राज्य के लोग हों निवेश करने के लिए, और साथ ही साथ बाहरी विदेशी कंपनियां भी आकर्षित होंगी, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। विनिर्माण, सेवा तथा अवसंरचना क्षेत्रों में नए निवेश क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जिससे राज्य के औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। एमएसएमई एवं स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण, एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होगा। इस एक्ट के जारी होने से उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल हो पाई। सरल से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्या होंगे, एमएसएमई तेजी से विकसित होंगे। स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास होगा। नए उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के साथ सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक्स और अन्य आधारभूत सुविधाओं का क्या होगा, विस्तार होगा। पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को क्या मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। राजस्व एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि से राज्य के कर राजस्व में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे पता है आपको, सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो जब इस तरीके से क्या खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का विस्तार होगा, तो सरकार को अतिरिक्त आय मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। साथ ही साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में सकारात्मक वृद्धि हो सकती है। दीर्घकालीन में क्या हो सकता है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक एवं निवेश का केंद्र भी उभर के बन सकता है। ये संभावित ये बातें हैं और सीधा सीधा है, थोड़ा थोड़ा शब्दों से आपको खेलने का नॉलेज होना चाहिए। ये आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, मैं बता दूं, लेकिन मैं पेपर थोड़ी नहीं बनाता हूं, मैं पेपर नहीं बनाता, इसलिए आ सकता है, तो बता दिया मैंने। साथ ही साथ बातें करते हैं इसके चुनौतियों को लेकर के। तो इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, अंतर विभागीय समन्वय और तकनीकी एकीकरण की बड़ी चुनौती है। सब में चुनौती आप लोग डाल लेंगे, ठीक है। देखिए, इस कानून से पहले चरण में 8 अलग अलग विभागों को 43 सेवाओं के साथ में जोड़ा जाएगा। 8 अलग अलग विभागों को, 43 सेवाओं को
जबकि अलग अलग विभागों की कार्य क्षमताएं और अलग अलग अपने अपने ढंग से वो लोग कार्य करते हैं। ऐसे सारे विभागों को एक साथ जोड़ देने से क्या समन्वय हो पाएगा? क्या परेशानियां नहीं आएंगी? और समन्वय कैसे किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। किस तरीके से करना चाहिए, और एक बड़ी चुनौती देखने को आपको मिल सकती है। इन सभी विभागों को, जैसे पर्यावरण विभाग हो गया, श्रम विभाग हो गया, राजस्व, बिजली, उद्योग आदि विभागों के अपने अपने अलग अलग डिजिटल पोर्टल हैं, नियम हैं और काम करने के तरीके सबके क्या हैं, अलग अलग है। मैंने वही बताया। अब उन सबको एक जैसे काम में लगाना है तो समन्वय में समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इन सबको एक साझा सिग्नल विंडो सिस्टम में क्या करना है, बिना किसी तकनीकी खराबी के सिंक करना है। और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करना बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। साथ ही साथ नौकरशाही की मानसिकता में परिवर्तन लाना एक बड़ी चुनौती है। नौकरशाही अपने आप को क्या मानते हैं, नियंत्रक के रूप में मानते हैं, और उन्हें क्या आप बना रहे हैं, एक सुविधा प्रदाता बना रहे हैं। कैसे? यह कानून पारंपरिक नियंत्रण और निरीक्षण की जगह में विश्वास आधारित मॉडल पर क्या करता है, काम करता है। लेकिन सरकारी अधिकारियों और मैदानी अमले को दशकों से हर फाइल की गहन जांच और भौतिक सत्यापन करने की क्या है, आदत है। जो अधिकारी हैं उनको गहराई से जांच करने की आदत है, और उनको आप सेवा प्रदाता बना रहे हैं, तो उनकी मानसिकता में परिवर्तन आप कैसे लाएंगे? उनको प्रशिक्षण देना होगा, या उनकी मानसिकता में आने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो एक बड़ी चुनौती है, देखने को मिल सकती है। इन्हें एक नियंत्रक की मानसिकता से निकाल करके सुविधा प्रदाता की मानसिकता में ढालना एक लंबी प्रशासनिक चुनौती है। जैसे मैंने बताया, स्वघोषणा के दुरुपयोग का जोखिम है। क्या कर रहे हैं आप, ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पे चला रहे हैं, ठीक है, विश्वास आधारित प्रणाली है, तो सरकार को क्या करे, उद्यमी अपना स्वयं का घोषणा करके सरकार को भरोसा दिला दिया, और उसके बाद इसका दुरुपयोग कर सकता है। कुछ कंपनियां पर्यावरण के मामलों में या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी कर सकती है, और जिससे पर्यावरण को नुकसान भी हो सकता है। ये एक चुनौती है। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, अनुमति मिलने के बाद यदि बाद में जांच में उल्लंघन पाया जाता है तो उद्यमों को बंद करने या दंडित करने की प्रक्रिया में कानूनी विवाद भी बढ़ सकता है कि सरकार ने ऐसा कहा था भाई, और हमने ऐसे ऐसे किया है, तो न्यायिक कार्रवाई हो सकती है ऐसे में। ये एक चुनौती है। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे की अपनी सीमा है। वही वनांचल में बिजली, पानी और इंटरनेट का ना होना, इसी की बातें हैं। हर चीजों में यही बातें आती है ज्यादातर। व्यावसायिक अनुमति को पूरी तरह डिजिटल और फास्ट ट्रैक बनाने के लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। राज्य के सुदूर और ग्रामीण अंचलों में जहां नए एमएसएमई स्थापित होने हैं, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की निरंतरता और बिजली की निर्बाध आपूर्ति जैसी ढांचागत कमियां इस कानून की रफ्तार को क्या कर सकती है, धीमा कर सकती है। वही ठीक, वही इंटरनेट की बातें हैं और वही वनांचलों की बातें हैं, आप इनको लिख सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही था, और एक छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा इसके आने की संभावनाएं नहीं है, फिर भी आ सकता है करके मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं कल, और ऐसी ही घटना के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।